अध्याय 5 हृदय रोग एक सूजनकारी बीमारी। प्रतिदिन हम और आप अमेरिका के कोलेस्ट्रॉल की समस्या की गंभीरता के बारे में चेतावनियां सुनते रहते हैं। जैसा मैं अध्याय 2 में बता चुका हूं कि अमेरिका में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग से होती है। हो सकता है मेरी तरह आप भी सांख्यिकीय आंकड़ों और मीडिया की सलाह से संभवतः यह मानते हो कि हृदय रोग का प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल है। यदि ऐसा है तो हो सकता है मेरी तरह आप भी यह जानकर अचंभित हो कि हृदय रोग का मुख्य दोषी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह रक्त नलिकाओं की सूजन है। मेरा शोध यह बताता है कि अमेरिका में आधे से अधिक दिल के दौरे मरीजों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतः रहता है। क्या आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्त नलिकाओं की सूजन को कम या पूरी तरह से खत्म करने के बारे में मेरी खोज क्या बताती है? हाँ, सही है, अतिरिक्त पोषक तत्व। यह खोज के दिल के दौरे के बचाव और इलाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने पर ध्यान देने की बजाय आपको धमनियों की सूजन के कारण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण हृदय रोग से बचाव और उसे उलटने में महत्वपूर्ण और नाटकीय भूमिका अदा कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्या आप जानते हैं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हृदय घात के लिए हमेशा खतरा नहीं माना जाता था। 1972 में मैंने जब पहली बार मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की तो हम 320 से नीचे के किसी भी कोलेस्ट्रॉल स्तर को सामान्य मानते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल स्तर 280 या 310 के आसपास होता था तो मैं उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने के लिए कहता था, क्योंकि उनका स्तर यह सामान्य था। लेकिन 70 के दशक के अंतिम दौर में यह बात सही नहीं रह गई थी, क्योंकि हमें यह लगने लगा था कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना अधिक होगा, हृदय घात या दिल के दौरे की आशंका उतना ही अधिक होगी। यह आकलन फ्रेमिंघम के शोध अध्याय पर आधारित था, जो मैसाचुसेट्स फ्रेमिंघम में रहने वाली मरीजों की विशाल आबादी पर किया गया था। वैज्ञानिकों ने इन अध्यायों से पता चला कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, दिल के दौरे की आशंका भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इस शोध के बाद 200 से ऊपर का कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य माना जाने लगा और जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल स्तर 240 से ऊपर पाया जाता था, उनमें दिल का दौरा पड़ने का खतरा सबसे अधिक माना जाने लगा। 1980 के प्रारंभ में चिकित्सकों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं थे। हमें पता चला कि वास्तव में HDL कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद होता है और इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवार की भीतरी सतह पर जमा होकर प्लाक बनाता है, इन्हें संकरा कर देता है। इसके साथ आने वाला HDL कोलेस्ट्रॉल तो वास्तव में धमनियों में सफाई का काम करता है। इस खोज के बाद हम कोलेस्ट्रॉल के कुल स्तर के साथ साथ अच्छे और खराब दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की जांच करने लगे। हम कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में HDL कोलेस्ट्रॉल का भाग देकर इसका अनुपात मालूम करते हैं। हृदय रोग के मामले में यह अनुपात जितना कम होता है, मरीजों के लिए उतना ही अच्छा होता है। HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की जांच अब एक सामान्य बात हो गई है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम कोलेस्ट्रॉल के महत्व और LDL के हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूक हो गए हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जो भी ज्ञान बांटा है वह बहुत आम बात है। क्या आप कुछ असामान्य ज्ञान के लिए तैयार हैं? LDL कोलेस्ट्रॉल वास्तव में खराब नहीं होता है। ईश्वर ने जब इसे बनाया था तब उनसे कोई गलती नहीं हुई थी। शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला LDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। दरअसल यह कोशिका झिल्ली कोशिका के अन्य भागों और शरीर के लिए जरूरी अनेक हार्मोनों के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि हमें
भोजन के इसकी पर्याप्त मात्रा न मिले तो शरीर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाना शुरू कर देता है। समस्या तब आती है जब स्वतंत्र तत्व प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बदलते हैं या ऑक्सीकृत करना शुरू कर देते हैं। यह बदला हुआ कोलेस्ट्रॉल ही वास्तव में हानिकारक होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 1989 संस्करण में डॉक्टर डेनियल स्टीनबर्ग ने यह प्रमाणित किया कि यदि मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कभी भी हानिकारक नहीं होता है। स्टीनबर्ग का सिद्धांत आने के बाद से ही सैकड़ों शोध इसे प्रमाणित करने या गलत सिद्ध करने के लिए किए गए। आप इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता डॉक्टर स्टीवन के नए सिद्धांत को इतने उत्साह से क्यों मानते हैं। माने भी क्यों ना, क्योंकि इस एक साल में ही अमेरिका में लगभग 15 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से लगभग आधे मरीजों की उम्र 65 साल से रही होगी। हम सभी अपने ऐसे कई मित्रों और हितों को जानते होंगे जिनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था और वे अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। यदि स्टीवन का सिद्धांत सही साबित होता है तो इससे आशा की नई किरण के साथ दिल के दौरे से बचाव और इलाज के नए रास्ते खुल जाएंगे। डॉक्टर स्टीवन द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद 1977 में शोधकर्ता डॉक्टर मार्को डिजाज ने अब तक के मेडिकल जर्नल में छपे अनेक अध्ययनों का एक प्रभावकारी पुनरावलोकन प्रस्तुत किया। डिजाज ने बताया कि जिन मरीजों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर ऊंचा होगा उनमें हृदय की धमनी संबंधित बीमारी की आशंका बहुत कम होगी। इस दौरान जानवरों पर किए गए अध्ययनों से भी डॉक्टर स्टीवन के सिद्धांत को समर्थन मिला। एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व मृत्यु के सबसे प्रमुख कारण हृदय रोग के खिलाफ युद्ध में एक नई आशा बन गए हैं। सूजन की प्रतिक्रियाओं की प्राकृतिक रक्त नलिकाओं में सूजन के लिए सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जवाबदेह नहीं होता है। इसके लिए होमोस्टेटिन था धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, वसा युक्त भोजन और डायबिटीज से उत्पन्न होने वाले स्वतंत्र तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। धमनियों में होने वाली सूजन शरीर के किसी भी अन्य अंग में होने वाली सूजन के समान ही होती है। मैं आपको यह प्रतिक्रिया चित्र के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप यह ठीक प्रकार से जान सके कि कोशिकीय स्तर पर वास्तव में होता क्या है। आप इसकी अति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास न करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी धमनियों को इस मुश्किल से कैसे बचा सकते हैं। यह एकदम सरल है। जब आप एक माध्यम आकार की धमनी की अनुप्रस्थ गांठ की संरचना तो आपको कोशिकाओं की पहली परत एंडोथेलियम दिखाई देगी। यह धमनी के भीतर का पतला ऊतक होता है। मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वह सब कोशिकाओं की इस पतली परत तथा परत के ठीक नीचे स्थित सब एंडोथेलियल क्षेत्र से संबंधित है। चित्र एक सामान्य धमनी। धमनी की आंतरिक सतह कोशिका की एक संवेदनशील एकल परत से बनी होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। इसके नीचे मैकुलर परत होती है। एंडोथेलियम और मस्कुलर परत के बीच में सब एंडोथेलियल क्षेत्र होता है। यही वह क्षेत्र है जहां से क्षति की शुरुआत होती है। चित्र 2 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण। प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में सब एंडोथेलियल क्षेत्र में फंस जाता है। यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं हो तो यह आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। यह ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब तक वसा के साथ नहीं मिल जाता है मोनोसाइट सफेद कोशिकाएं इसे आसानी से चट कर जाती है। याद रखें, यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत न हो तो ऐसा नहीं होगा। जब ये मोनोसाइट ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से फूल जाती है तो फोम सेल बन जाती है। फोम सेल इस क्षेत्र में ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न करके धमनी की संवेदनशील
एंडोथेलियल लाइनिंग को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे एंडोथेलियम को चोट पहुंचती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस प्रकार धमनी के कठोर होने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। सूजन की प्रतिक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला चरण एंडोथेलियम पर प्रारंभिक आघात। एंडोथेलियम एक अति संवेदनशील अंदरूनी परत होती है जो हल्के खिंचाव से भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लगभग सभी शोध वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि जब ऑक्सीडेटिव तनाव इस पतली कोशिकीय परत को क्षतिग्रस्त करता है या इसमें खिंचाव पैदा करता है, तब धमनी के कठोर होने की शुरुआत हो जाती है। ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, होमोस्टेन तथा अत्यधिक स्वतंत्र तत्वों के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है और इस कारण एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह तब संभव होता है जब प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनी की परत के पिछले हिस्से से गुजरने में सक्षम होती है। यदि यही आकार यह ऑक्सीकृत भी हो जाता है, इसके बाद यह धमनी की परत को उत्तेजित करना शुरू कर देता है। दूसरा चरण सूजन की प्रतिक्रिया। हमारे शरीर में धमनी की एंडोथेलियम की सुरक्षा के लिए रक्षा तंत्र होता है। चोट लगने की स्थिति में हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट भेद कोशिकाओं को भेजकर हानिकारक ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने की कोशिश करता है। मोनोसाइट का सुरक्षा समूह दुश्मन को चटकर एंडोथेलियम को क्षतिग्रस्त होने से बचाने या कम करने का प्रयास करता है। यदि सूजन की यह प्रतिक्रिया सफल हो जाती है तो समस्या खत्म हो जाती है और धमनी की परत की मरम्मत हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए मोनोसाइट एक प्रकार की सफेद मिनी वेन है। यह बच्चों को एक जगह से ले जाकर उन्हें सही स्थान पर छोड़ती है। इस मिनी वेन में एक समय में सीमित संख्या में ही बच्चे बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट और सीट बेल्ट की संख्या भी सीमित होती है। इसी दिन यह बात मोनोसाइट के लिए भी सही होती है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये इधर उधर घूमते हैं, प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को उठाते हैं और दूसरे प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देते हैं। एक मिनी वैन की तरह ही मोनोसाइट भी एक बार में कुछ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कणों को ही ले जा सकते हैं। यह प्रतिक्रिया प्राकृतिक प्रतिक्रिया तंत्र कहलाती है। जब प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अस्वीकृत हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के कण छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अब ये सफेद की जगह शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तथा मोनोसाइट इन्हें बिल्कुल अलग शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तथा मोनोसाइट इन्हें बिल्कुल अलग तरीके से अपनी पकड़ में ले लेते हैं। मोनोसाइट लगातार इन खराब ऑक्सीकृत एलडीएल कोशिकाओं को त्वरित तो करते रहते हैं, लेकिन इन्हें बाहर नहीं करते हैं। यह उन शोरगुल करते मोटे बच्चों के मिनी वेन के पिछले दरवाजे से घुसने की तरह होती है, जिसके ड्राइवर का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वेन में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, यदि ऐसा हो जाए तो वेन अनियंत्रित हो जाएगी और जल्द ही ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मोनोसाइट हर बार खराब कोलेस्ट्रॉल के समान तरीके से उड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई प्रतिक्रिया तंत्र नहीं होता है। इस कारण मोनोसाइट्स में तनाव आ जाता है और इसी तरह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी फूली हुई कोशिका के समान दिखाई देने लगते हैं। यह बिल्कुल वसा की गेंद की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आप कल्पना कर रहे हैं। अब यह फूली हुई कोशिका धमनी की भीतरी दीवार जाती है तथा इससे धमनी कठोर होकर प्रारंभिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसे फैटिक एसिड कहते हैं। यह फैटिक एसिड शरीर में एक प्रकार की सूजन पैदा करती है। यह इस प्रतिक्रिया की शुरुआती चरण जिसे एथेरोसिस कहा जाता है। यदि यह प्रतिक्रिया यही रुक जाए तो शरीर के पास एक अवसर होता है कि इस कमी को दूर कर दे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। किसी युद्ध की तरह ही इसमें भी आसपास कई प्रकार की क्षति होती है। दूसरे शब्दों में धमनी की दीवार की मरम्मत के दौरान भी इस नाजुक दीवार में कुछ न कुछ क्षति अवश्य होती है। दरअसल इससे अधिक सूजन आ जाती है, जो अधिक से अधिक मोनोसाइट को
आकर्षित करती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अस्वीकृत कर देती है। इस प्रतिक्रिया से हमारी धमनियों में गंभीर सूजन उत्पन्न हो जाती है। तीसरा चरण, गंभीर सूजनकारी प्रतिक्रिया। दिल के दौरे, हृदयघात, वैस्कुलर बीमारियों और एन्यूरिज्म्स की प्रमुख वजह गंभीर सूजन होती है। इन सभी बीमारियों को कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जब धमनी में यह सूजन अधिक समय तक बनी रहती है तो वहाँ जमा फैटिक एसिड परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। सूजन के कारण न केवल अधिक मोनोसाइट्स एकत्रित हो जाते हैं बल्कि वे स्वयं भी अस्वीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के कारण फूल जाते हैं। इससे उस स्थान पर एक बड़ा उभार बन जाता है। इस प्रकार धमनियों के कठोर होने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इन गंभीर सूजन के कारण धमनी की मांसपेशियों परत भी मोटी हो जाती है। इस प्रतिक्रिया को प्रोलिफेशन कहते हैं, जिसमें अधिक तथा मोटी मांसपेशियों कोशिकाएं बनती है। परिणाम स्वरूप धमनी संकरी होना शुरू हो जाती है। यह पूरी प्रतिक्रिया एक खतरनाक चक्र है। इसमें न सिर्फ प्लाक बनता है बल्कि धमनी की दीवार भी मोटी हो जाती है। सामान्य तौर पर एंडोथेलियम की परत एक महत्वपूर्ण उत्पाद नाइट्रस ऑक्साइड स्रावित कर सुचारू रूप से काम करती है, लेकिन सूजन की प्रतिक्रिया के दौरान एंडोथेलियम से नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव रुक जाता है, जिसमें एंडोथेलियम की कार्य प्रणाली कमजोर पड़ जाती है। इससे उस स्थान पर प्लेट्स प्लाक से चिपक जाती है और प्लाक के आसपास की धमनी सिकुड़ने लगती है। चित्र 3, अवरोध धमनी। फोम कोशिकाएं एकत्रित होना शुरू होती है और अधिक मोनोसाइट्स को आकर्षित करती है, जो खुद भी समकता फोम कोशिका बन जाती है। मुलायम मांसपेशियों प्रचुर मात्रा में बढ़ना शुरू होती है और इस क्षेत्र में स्थानांतरित होने की भी शुरुआत करती है। इस प्रकार धमनी का भीतरी हिस्सा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इस कारण धमनी की परत की कार्य क्षमता घटने लगती है तथा धमनी का मार्ग और संकरा होने लगता है। चौथा चरण, प्लाक का फटना। लगभग 50% दिल के दौरे में किसी एक प्लाक का फटना और इस फटे हुए प्लाक के आसपास रक्त थक्का जमना ही अंतिम घटना होती है। इस परिस्थिति में धमनी पूरी तरह बंद हो जाती है और हृदय के उस भाग में रक्त नहीं पहुंच पाता है। सामान्य तौर पर एक खतरनाक प्लाक बहुत छोटे होते हैं और धमनी में कोई उल्लेखनीय संक्रमण पैदा भी नहीं करते हैं। इसलिए प्लाक के फटने से पहले दिल के दौरे की पहचान करना या पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऑक्सीडेटिव तनाव भी इस प्लाक के फटने की वजह बन सकता है। धमनियां जिस स्थान पर अवरोध होती है वहां से धीरे धीरे संकरी होना शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी अपने किसी मित्र या परिजन को कोरोनरी आर्टरी के संक्रमण का पता लगाने के लिए डाई का इंजेक्शन लगवाते हुए देखा है? इस प्रकार के मरीजों को सीने में दर्द की शिकायत होती है, जिसे डॉक्टर अस्थिर एंजाइना कहते हैं। इन परिस्थितियों में डॉक्टर या तो इन नलिकाओं में एंजियोप्लास्टी के द्वारा खोलते हैं या फिर बाईपास सर्जरी के द्वारा इन रुकावटों को दूर करते हैं। यदि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के साथ एक दिन अस्पताल में बिताए तो आपको एहसास होगा कि डॉक्टर अपना अधिकतर समय मरीजों की अंतिम सांसों से लड़ने में ही बिता देते हैं। डॉक्टर उन मरीजों के इलाज में व्यस्त रहते हैं जो सूजन की प्रक्रिया में अंतिम स्टेज पर है। उनका पूरा प्रयास किसी हीरो की तरह मरीज की जान बचाने पर ही केंद्रित रहता है। डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता है कि वह मरीज को जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन के लिए सीख दे सके या बीमारी को कम करने का प्रयास कर सके, जिससे उन्हें भविष्य में उनकी सेवाएं लेने से रोका जा सके। सही बचाव शोध क्या बताते हैं? अच्छी खबर यह है कि एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहयोगी पोषक तत्व धमनियों में सूजन के इन सभी कारणों को दूर कर सकते हैं या बड़ी संख्या में कम कर सकते हैं। सैकड़ों चिकित्सा अध्ययन बताते हैं कि अतिरिक्त पोषक तत्व के सेवन से हृदय रोगों में उल्लेखनीय लाभ होता है। आइए अब हम प्रत्येक पोषक तत्व के बारे में जानें और यह देखें कि सूजन प्रतिक्रिया को कम करने या उससे बचने में उनकी क्या भूमिका होती है।
विटामिन ई जब धमनियों के कठोर होने की प्रक्रिया के अवरोध उत्पन्न करने की बात आती है तो विटामिन ई सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है। विटामिन ई द्वारा शक्तिशाली सुरक्षा उत्पन्न कराने का प्रमुख कारण इसका आशा में घुलनशील होना। यह खूबी इसे कोशिका भित्ति के भीतर सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बताती है। दरअसल विटामिन ई खुद को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में घोल लेता है। प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की कोशिका झिल्ली में विटामिन ई की मात्रा जितनी अधिक होगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण उतना ही कम होगा। प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जहां भी जाता है, विटामिन ई भी उसके साथ जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्वयं धमनी में काफी ऑक्सीकृत नहीं होता है। यह तभी ऑक्सीकृत होता है जब यह पतली परत से गुजरता है और सब एंडोथेलियल क्षेत्र में प्रवेश करता है। शोधकर्ता यह मानते हैं कि प्लाज्मा या रक्त में एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा धमनी में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होने देती है। अब एंडोथेलियल क्षेत्र में चारों ओर की कोशिकाएं कम एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा दे पाती है। यदि प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ई की मात्रा उच्च है तो सब एंडोथेलियल स्थान से गुजरने के बावजूद इसे ऑक्सीकृत होने से बचाया जाता है। याद रखें, सफेद कोशिकाएं मोनोसाइट्स प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ परिवहन करती है, उसे बनाती नहीं है। इस प्रकार एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को परिवर्तन से बचाने पर सूजन की प्रतिक्रिया शुरू ही नहीं होती है। विटामिन सी हाल ही के अध्याय बताते हैं कि पानी में घुलनशील होने के कारण विटामिन सी की प्लाज्मा या रक्त में एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन सी के अतिरिक्त पोषक तत्वों की बदौलत एंडोथेलियम सुरक्षित रहकर अपना काम करती है। याद रखें कि एंडोथेलियम में गड़बड़ी ही सूजन प्रतिक्रिया का प्रमुख कारण होती है। धमनी की इस पतली दीवार को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अनेक अध्ययन भी यह बताते हैं कि विटामिन सी के अतिरिक्त पोषक तत्व या कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से बचाते हैं या इनकी आशंका कम कर देते हैं। यह भी सिद्ध हुआ है कि विटामिन सी प्लाज्मा और सब एंडोथेलियल क्षेत्र में सामान्य एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अस्वीकृत होने से बचाता है। विटामिन सी का एक और लाभ यह है कि इससे विटामिन ई तथा अंतराकोशिकीय ग्लूटेटियन को पुनः जीवित करने की क्षमता होती है, जिससे इनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। ग्लूटेटियन सबसे शक्तिशाली अंतराकोशिकीय एंटीऑक्सीडेंट है और यह प्रत्येक कोशिका में मौजूद रहता है। जिन मरीजों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है की कोशिकाओं में ग्लूटेटियन की मात्रा स्वस्थ व्यक्तियों की कोशिका की अपेक्षा काफी कम होती है। यह एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि यह सब एंडोथेलियन क्षेत्र के आसपास वाली सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तब आप शरीर में ग्लूटेटियन को बढ़ने वाली तत्वों का सेवन करते हैं तो आप पूरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। बायोफ्लेवेनाइड्स जिन फलों और सब्जियों का आप सेवन करते हैं उनमें हजारों बायोफ्लेवेनाइड्स पाए जाते हैं। एक यथार्थ नियम यह है कि आप जितने अधिक रंगों की सब्जियों और फलों का सेवन करेंगे उनमें उतने ही अधिक बायोफ्लेवेनाइड होंगे। इन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में एलर्जी रोधी और सूजन रोधी गुण भी होते हैं। उदाहरण के लिए रेड वाइन तथा अंगूर के रस में पॉलीफिनोल्स होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है। ये एंडोथेलियम की रक्षा में भी मदद करते हैं। गुड़ के बीज के अक्र को सबसे अच्छा बायोफ्लेवेनाइड एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो गंभीर सूजनकारी बीमारी से बचाने में हमारी मदद करता है। पोषक दवाइयाँ सही बचाव। शोध वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि हृदय रोगों की मुख्य जड़ ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हुई सूजन होती है। अब डॉक्टरों को इस बात को मानने और व्यवहार में लाने की जरूरत है ताकि मरीजों तक इसका फायदा पहुंच सके। लेकिन डॉक्टरों और शोधकर्ताओं दोनों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मूल तत्वों को दवा मानते हैं। वे एक बार में एक पोषक तत्व
से ही शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाते हैं ताकि वे इसकी ताकत को समझ सकें। उदाहरण के लिए पहले वे विटामिन ई के साथ अध्ययन करेंगे, फिर विटामिन सी और बाद में बीटा कैरोटीन के लिए अलग से संबंधित अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जब इसमें से किसी एक में भी कोई उल्लेखनीय फायदा नहीं नजर आता है तो पोषक तत्वों वे इनके सेवन की सलाह देने में संकोच करने लगते हैं। इससे ही मीडिया और चिकित्सा साहित्य में विवाद उत्पन्न होने लगता है। डॉक्टर किसी भी पोषक तत्व के सेवन की सलाह देने से पहले उसे अच्छी तरह परख लेना चाहते हैं ताकि संदेह गुजारिश न रह जाए, लेकिन वे पोषक तत्व के सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा कारक प्रभावों को भूल रहे हैं। इससे पता चलता है कि सभी एंटीऑक्सीडेंट एक साथ काम करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है ताकि वह सभी स्वतंत्र तत्वों से निपट सके और एंटीऑक्सीडेंट अपना काम ठीक से कर सके। इसके लिए उन्हें सभी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्व की जरूरत होती है। ये सभी तत्व सिनर्जी में काम करते हैं ताकि ऑक्सीडेटिव तनाव को खत्म करने का लक्ष्य पाया जा सके। मैं अपने मरीजों को सलाह देता हूँ कि उन्हें शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना चाहिए। मैं इस सूजन की प्रतिक्रिया को शुरू से नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अधिक से अधिक विटामिन ई लेने की सलाह देता हूँ ताकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्वयं अस्वीकृत न हो और सुरक्षित रहे। मैंने पाया है कि मेरे मरीजों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी की जरूरत है ताकि एंडोथेलियम सुरक्षित रहे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण कम हो तथा विटामिन ई तथा ग्लूटेटियोन का पुनः निर्माण हो। दूसरे सभी प्रकार के कैरोटीन साथ बीटा कैरोटीन भी इस प्रक्रिया को रोकने या कम करने के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि शरीर को पहले से ही सेलेनियम, विटामिन B2, N-एसिटाइल L-सिस्टीन तथा नियासिन की खुराक मिलती रहे जिससे कोशिका में ग्लूटेटियोन का स्तर बना रहे। अगले अध्याय में आप कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा कम करने में फोलिक एसिड, विटामिन B6 तथा B12 की भूमिका के बारे में जानेंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये सभी पोषक तत्व एक साथ मिलकर धमनी से सूजन को समाप्त या कम करने का काम करते हैं। इस प्रतिक्रिया में पोषक तत्व का संयुक्त प्रभाव ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसकी पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब आप पेज पलटे और समूह के नए तत्व हेमोसिस्टीन मिले।